खत्म करती है। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। ऑन पब्लिक डिमांड, लेजेंड्स ऑफ आपकी अदालत। आपकी अदालत में आए सितारों के वो राज जिन्हें सिर्फ रजत शर्मा जानते हैं। सलमान खान से मेरी थोड़ी बनती नहीं। सलमान खान ऐसे आए तो मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं मैं आपसे नहीं पूछूं, कुछ भी पूछो सर। वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ क्योंकि पहली बार उन्होंने इतनी सारी बातें। तो मैंने देखा कि सलमान खान मेरी तरफ आ रहे। मैंने कहा ये पता नहीं यहाँ झगड़ा वगड़ा कर लेगा। मैं थोड़ी और दूर चला गया। वो आए और बस कान में एक ही बात, सर कमाल कर। लेजेंड्स ऑफ आपकी अदालत रजत शर्मा के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। देश हित में उठेगी निडर आवाज, पूछेंगे हम बेखौफ सवाल, जवाब दो। देखिए शाम 4 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, बेबाक सवालों और संवादों का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 18 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले 29 साल से जिन्होंने 1000 से ज्यादा शख्सियतों को कटघरे में बैठाकर उनसे मुश्किल सवाल पूछे, he is going to be in the dock in front of you today and is going to tell us some very interesting behind the scenes stories. So please welcome Rajat Sharma. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वार्म वेलकम के लिए। 29 साल में आपने बड़े बड़े लेजेंड्स को आपकी अदालत में स्क्रीन पर देखा है। नरेंद्र मोदी से लेकर लालू यादव तक, शाहरुख खान, सलमान खान, राखी सावंत से लेकर बाबा रामदेव तक, ऐसे लोग जिनका नाम दुनिया में है, जो ताकतवर लोग हैं, कंट्रोवर्शियल लोग हैं। लेकिन आपने वो देखा जो आपको पर्दे पर दिखाई दिया, जो शो में दिखाई दिया। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ, पर्दे के पीछे ये शो कैसे बना, पर्दे के पीछे इन बड़े बड़े लेजेंड के क्या राज हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और किसके बारे में आप जानना चाहते हैं ये आप तय करेंगे। आप जानते हैं कि आपकी अदालत में कैसे कैसे लोग आ चुके हैं, तो जहां से आप कहेंगे वहां से शुरू करेंगे। जिसके बारे में आप पूछेंगे आज मैं आपको खुलकर अपने दिल की बात बताऊंगा। लालू यादव से शुरू करते हैं क्योंकि लालू यादव आपकी अदालत में पहले मेहमान थे और मेरे लकी मस्कट थे। पहली बार जब लालू यादव आपकी अदालत में आने वाले थे तो उसमें वो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। उस जमाना ऐसा था कि हम आपकी अदालत को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टूडियो हायर किया था फिल्म सिटी में।
सेट लग रहा था, लाइटिंग हो रही थी, कुछ पक्का नहीं था। ये बात है 12 फरवरी 1993 की। मुझे सुबह 10 बजे स्टूडियो पहुंचना था, 10 से 12 तक रिहर्सल करनी थी। 12 बजे पहली रिकॉर्डिंग लालू यादव पे नहीं होनी थी। सरदार खुशवंत सिंह, उन्होंने मुझे कहा था मैं सरदार हूं, पहला प्रोग्राम मेरे साथ करो और 12 बजे शुरू करो। और लालू यादव तय हुआ था वो शाम को दोपहर में 4 बजे आएंगे। खुशवंत जी के लिए हमने ऑडियंस सेंट स्टीफन के स्टूडेंट, SRCC के स्टूडेंट, मिरांडा हाउस की लड़कियां जो तैयार होकर आए थे, जज नमिता गोखले, बहुत बड़ी लिटरेरी फिगर थी वो। लेकिन सब कुछ बदल गया। लालू यादव ने मुझे करीब 10:30 बजे फोन किया और कहा कि देखिए शाम को 4 बजे हमें पटने जाना है। तो मैंने कहा लालू जी आपका तो प्रोग्राम शाम को 4 बजे है, तो हम अभी आ जाते हैं। मैंने कहा अभी तो सेट लग रहा है, अभी तो लाइटिंग हो रही है, अभी तो कैमरामैन नहीं पहुंचे। अरे हमारे साथ 2 फोटोग्राफर है, बहुत अच्छा फोटो खींचता है। अब मेरे तो प्राण सूख रहे थे कि कैसे होगा। मैं उनको कुछ कहता, इससे पहले उन्होंने फोन रख दिया। मोबाइल फोन का जमाना नहीं था। बिहार भवन से उन्होंने फोन किया था, मैंने दोबारा फोन किया, उन्होंने कहा वो तो स्टूडियो के लिए निकल गए। तो फिर मैं जल्दी से स्टूडियो पहुंचा। जिन्होंने लाइटिंग की थी वो फ्लोर के ऊपर अखबार बिछा के सो रहे थे। एक आदमी वो कटघरे को थोड़ा कील ठोक रहा था, कोई आदमी पेंट कर रहा था। सबको पता था अभी 2-3 घंटे का वक्त है। तो फिर मैंने कहा भाई ये तो लालू जी अभी आ रहे हैं। लोग उठे, तैयार हुए, इतनी देर में लालू जी वहां पहुंच गए। तैयार नहीं थे तो मैं लालू जी को स्टूडियो दिखाने लगा। लालू जी यहाँ ऐसे लाइटिंग होती है, ये हमारा PCR है, यहाँ ये है। तो बोले बहला रहे हैं क्या, शुरू करिए। ऑडियंस आई हुई थी वो तो खुशवंत सिंह के हिसाब से आई हुई थी, जज जो आए हुए थे वो खुशवंत सिंह के हिसाब से आई हुई थी। तो लालू जी को मैं स्टूडियो की छत पे ले गया। मैंने कहा थोड़ी देर आप जरा धूप में बैठिए, फिर हम तैयार करते हैं। सामने एक बिल्डिंग बन रही थी जिसके अंदर जो लेबर काम कर रहे थे वो मधुबनी के लोग थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को देखा तो बड़े खुश हो गए और लालू जी ने कहा आवा आवा आवा। तो सारे लोग जिन्होंने आधे कपड़े पहने हुए थे और पूरे मिट्टी से सने हुए थे वो स्टूडियो में आ गए और लालू जी ने कहा इनको ऑडियंस में बिठाइए। तो ऑडियंस में कॉन्ट्रास्ट था, एक तरफ अच्छे टाई वाई लगाए हुए स्टूडेंट और एक तरफ ये लालू जी के फेवरेट लोग। खैर किसी तरह से शुरू किया। पहला सवाल मैंने पूछा, इतनी देर में एक साहब दौड़ते दौड़ते आए, अरे साहब नारियल नहीं फोड़ा। तो लालू जी ने नारियल लिया और स्टूडियो के फ्लोर के बीच में फेंक दिया। वो फटा तो चारों तरफ उसका पानी बिखर गया। तो डायरेक्टर साहब ने कहा भी जब तक पानी नहीं सूख जाता, पैचेज आएंगे तो रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हो सकती। तो हेयर ड्रायर लेके वो सुखाया, फिर शुरू किया। तो पता चला कि जज तो आए नहीं है। कुलदीप नैयर जो लालू जी के जज थे उनको तो दोपहर में आना था। तो मैंने नमिता गोखले से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप इनकी जज बन जाइए। उन्होंने कहा हु इज ही, आई डोंट नो हिम, आई हैव कम फॉर खुशवंत सिंह। तो मैंने उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया, समझाया, मैंने कहा आप आ जाइए। वो बैठी, शुरू हुआ। अब मैंने पहला सवाल पूछने के कदम बढ़ाया था, दरवाजा खुला, कुलदीप नैयर आ गए। किसी ने उनको फोन कर दिया था, और मैनू की करना है भाई। तो मैंने कहा जी आप जज हैं। फिर मैं नमिता गोखले के पास गया कि मैंने कहा मैडम वो कुलदीप नैयर साहब आ गए। कहते हैं प्रोसिक्यूटर प्लीज टेक योर प्लेस। वो अपने आप को जज समझने लगी थी। अब बड़ी मुश्किल से मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। फिर मैंने उनको कहा देखिए आपको खुशवंत जी बुला रहे हैं। खुशवंत जी तब तक आ चुके थे और उस स्टूडियो की छत पे जाके चारपाई पे लेट गए थे और उन्होंने कहा यार मैं खाली आदमी हूं, यहां लेटा हुआ हूं, जब मेरा नंबर आए बुला लेना, कोई बात नहीं। तो नमिता जी उनसे मिलने चली गई, कुलदीप नायर बैठे और वो लालू का प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। अब जो रिकॉर्ड हुआ, जो देखा, वो तो आपने स्क्रीन पर देखा। लेकिन जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई तो जो डायरेक्टर साहब थे वो मेरे पास आए। सबने कहा बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, कमाल कर दिया आपने, तो ये जवाब दिया लालू जी ने, ये सब। वो एक छोटी सी बात रह गई। तो मैंने कहा क्या छोटी सी बात है? छोटी सी बात रह गई। भाई क्या हुआ? साहब आपका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब वो सारे के सारे जो सवाल थे वो डब करने पड़े। ऐसे जाकर को लालू का वो प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। लेकिन ये आप जानते हैं कि वो पहले प्रोग्राम ने इसको सुपरहिट बना दिया। ऐसे हैं लालू। मैं आपको बताता हूं, उस समय एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना ऐसे स्टार थे जिनके लिए आप जानते हैं कि उन पर लड़कियां मरती थी, उनकी तस्वीर से शादी कर लेती थी, उनकी गाड़ी के आगे लेट जाती थी, उनके नाम से सिंदूर लगाते थे। मतलब
इतना बड़ा सुपरस्टार न कभी हुआ है न कभी होगा, ऐसे थे राजेश खन्ना। उनको जब मैं आपके अदालत के बुलाने गया तो उन्होंने रात के 12:30 बजे का टाइम दिया। मैं उनके घर गया तो उन्होंने विस्की के 2 ग्लास रखे हुए थे, तो कहा कि पीजिए। तो मैंने कहा मैं तो पीता नहीं हूं, मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूं। कहते हैं जो ड्रिंक नहीं करते उनसे मैं बात नहीं करता। तो मैंने कहा जी जो ड्रिंक करते हैं उनसे मैं बात नहीं करता। तो बड़ी देर खामोश बैठे रहे, फिर कहा कि यार शो तो करना है। ये आपकी अदालत का 50वां शो था। तो उन्होंने कहा कि क्या पूछोगे आप मुझसे? तो मैंने कहा आप हाँ करेंगे, मैं रिसर्च करूंगा, तैयार करूंगा, उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं, और वहीं पर सवाल पूछ लेंगे, ये तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो उन्होंने कहा रजत साहब, जिंदगी भर मैंने दूसरों के लिखे हुए डायलॉग बोले हैं, आपके शो में अपने डायलॉग कैसे बोल दूं? तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, एक आदमी इधर से आया, एक इधर से आया। उन्होंने कहा ये चंचल जी हैं, ये शर्मा जी हैं, ये दोनों मेरे डायलॉग राइटर हैं, आप इनको सवाल बताइए, ये मुझे डायलॉग लिख के देंगे। मैंने कहा काका जी मैं तो अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन हम मिलेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन ऐसे प्रोग्राम नहीं होता। आपकी अदालत तो कोई सवाल मैं किसी को नहीं बताता, शुरू होता है और खत्म हो जाता है। फाइनली राजेश खन्ना आपकी अदालत की स्टूडियो में अराइव हुए। जो आपने स्क्रीन पर देखा वो एक एडिटेड तैयार प्रोग्राम था। अब वो प्रोग्राम कैसे हुआ ये आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। राजेश खन्ना ने मुझे कहा था आप मेरे से पहला सवाल ये पूछेगा कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये मेरा क्यों होगा? तो मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया, मैं भूल ही गया। तो मैंने उनसे पहला सवाल पूछा, उन्होंने कहा क्यों क्यों? तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा राजेश खन्ना साहब कसम खा के कहिए, जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। हिज फेस लिट अप, एकदम चमक आ गई, वो अलग इंसान हो गए। उन्होंने कहा कि ये राजेश खन्ना है, ये कसम खाए या न खाए ये सच ही कहता है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। अब ये तो आपने देखा। उसके बाद उन्होंने माइक उतारा और सीधे मेकअप रूम में चले गए। अगला सवाल। तो मैंने कहा अच्छा अगला सवाल आप में से ये पूछो कि राजेश खन्ना साहब आप इनकम टैक्स देते हो या नहीं देते? मैंने कहा पूछ लूंगा। ए शर्मा इसको लिख, वो दीवार स्टाइल में लिख। ए भाई तो इस पर साइन कर, तो इस पर साइन कर, फिर जहां कहोगे मैं साइन कर दूंगा। तो शर्मा जी ने डायलॉग लिखा कि पहले उस नेता से कहो वो इनकम टैक्स दे, पहले उस लाला से कहो इनकम टैक्स दे, और उसके बाद रजत साहब जितना टैक्स कहोगे मैं दे दूंगा। ये सवाल हुआ, फिर माइक उतारा, फिर मेकअप रूम में आ गए। फिर दूसरा सवाल। आप सोचिए कि 6-7 घंटे लगे ये करने में, लेकिन जो प्रोग्राम निकल के आया वो इतना बड़ा हिट प्रोग्राम था, क्योंकि एक एक सवाल का जवाब, एक एक डायलॉग था जो बड़ा कैलकुलेटेडली डिलीवर्ड डायलॉग था। ऐसे थे राजेश खन्ना, इसीलिए वो लेजेंड थे। शाहरुख खान की बात बताता हूं, क्योंकि शाहरुख खान की स्टोरी राजेश खन्ना से जुड़ी हुई है। शाहरुख खान अपने आप को राजेश खन्ना जैसा बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते थे। अच्छा मैं उनको जानता नहीं था। उनकी एक ही फिल्म बाजीगर रिलीज हुई थी, वो फिल्म हिट हुई थी, उनका नाम था, पोस्टर देखे थे, फिल्म भी देखी थी मैंने। तो मैं एयरपोर्ट पर खड़ा था दिल्ली से मुंबई जाने के लिए। तो मैंने सामने देखा कि शाहरुख खान खड़े, मैं जानता नहीं था इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। तो थोड़ी देर में वो मेरे पास आए। सर, मैंने कहा बताइए। सर मैं आपको जानता हूं। मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, मैं भी आपको जानता हूं। सर आई हेट यू। तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा क्यों, आप क्यों मुझे हेट करते हैं? सर ये जो अभी सफाई कर रही थी ना ये औरत यहाँ पर, मैंने कहा हाँ, ये पोंछा लगा रही थी एयरपोर्ट पे, वो आपके पास आई, उसने कहा कि रजत सर आप हटेंगे? मेरे पास आई, कहते ए शाहरुख हट। कहने लगे मैं ए शाहरुख और आप शर्मा साहब। तो मैंने कहा भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अरे साहब आप जानते हैं आप कभी उल्टा लटके हैं? मैंने कहा मैं क्यों उल्टा लटकूंगा? कहने लगे मैं भी 3 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक के आ रहा हूं, इतनी मेहनत करते हैं और ये कहते ए शाहरुख और आप शर्मा साहब। मैं क्या करूं, चश्मा लगाऊं, कंप्यूटर लगाऊं? तो इतनी इंटरेस्टिंग बातें वो कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग फ्लाइट में साथ बैठे और पूरी फ्लाइट में उन्होंने अपनी बातों से, अपने विट से दिल जीत लिया। फ्लाइट लैंड की, उस वक्त तक हमारी दोस्ती हो चुकी थी। फिर वो जिस गाड़ी में बैठे तो उन्होंने कहा कि ये ड्राइवर राजेश खन्ना का है,
ये गाड़ी राजेश खन्ना की है और मुझे ऐसा सुपरस्टार बनना है और आप मुझे सुपरस्टार बनाएंगे। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मुझे आपकी अदालत में। अब मैंने जब अपनी टीम के लोगों से डिस्कस किया तो लोगों ने कहा कि भाई इसकी एक फिल्म आई है, आपने अभी तक एक ही फिल्म स्टार को बुलाया है, वो है राजेश खन्ना, इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े सुपरस्टार, अब कहां शाहरुख। लेकिन मैंने कहा इसका विट बहुत अच्छा है, ये जवाब देने में बहुत तेज है, ट्राई करते हैं। वो स्टूडियो में आए, हमारी एक कुलीग थी सीमा, बहुत छोटी सी थी, बहुत पतली सी। तो शाहरुख ने वो कटघरे में बैठे और रिकॉर्डिंग शुरू उससे पहले उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो सीमा ने आके कहा कि ये आप सिगरेट यहाँ नहीं पी सकते। तो मुझे बुलाया, रजत साहब ये इतनी सी लड़की है, इतनी बड़ी बात कर रही है, मुझे कह रही है सिगरेट मत पियो, ये कैसे चलेगा। खैर उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, वो कैसा सुपर हिट हुआ वो प्रोग्राम, कैसा विट उन्होंने दिखाया ये तो आपने देखा है। लेकिन उस प्रोग्राम के टेलीकास्ट होने के बाद वो मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर पहले 5,000 लोग मुझे देखते थे, आपकी अदालत के बाद 5 लाख लोग मुझे देखते हैं, ये आपका काम। मैं पहली बार आपकी अदालत में मुंबई में आया था जब शो शुरू हुआ था, बहुत फेमस शो था। मेरा जिंदगी का सबसे पहला बड़ा टीवी का इंटरव्यू एक्चुअली आपकी अदालत में हुआ था, जिसकी वजह से मुझे लगता है जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें बहुत मदद मिली थी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना बड़ा स्टार बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी आप जानते हैं कि इतने बड़े लेजेंड थे और मुझे नहीं लगता कि इस पूरी शताब्दी में उनसे अच्छा ओरेटर कोई हुआ है। वो मेस्मराइज करते थे जब वो पब्लिक मीटिंग में भाषण देते थे और हाजिर जवाबीन में उनका कोई जवाब नहीं था। पार्लियामेंट में देखते थे तो उनको बुलाने में मुझे थोड़ा डर भी लगता था। मैं बार बार उनके पास जाता था तो वो कहते नहीं साहब हम नहीं आना चाहते। क्यों? अरे आप साहब हमारा मजाक उड़ा देंगे। तो मैं कहता अटल जी कौन आपका मजाक उड़ा सकता है। फाइनली काफी करते करते एक बार मैं बहुत सारी चिट्ठियां लेके उनके पास गया। मैंने कहा देखिए अटल जी ये हजारों लोगों ने मुझे चिट्ठियां लिखी हैं आपको बुलाने के लिए। कहने के साहब जिसके पास जाते हैं उसकी चिट्ठियां ले जाते हैं। अब मैं देख रहा था कि उनकी बातों का जवाब देना बड़ा मुश्किल था। फाइनली वो आपकी अदालत में आए और चूंकि हाजिर जवाब थे, बहुत अच्छा बोलते थे, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, फेस व्यूअर फ्रेंडली, तो वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए, 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जो असली बात, जो पर्दे के पीछे की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी अदालत के उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 13 दिन वो रहे। उसके बाद एक डिनर था। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे देवेगौड़ा, उन्होंने मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के लिए डिनर बुलाया था। उसमें उन्होंने मुझे इनवाइट किया। तो वहाँ अटल जी ने मुझे देखा और थोड़ा ऐसे उनका अंदाज था, थोड़े टेढ़े में, आप हाजिर होइए। तो मैंने कहा जी कहाँ हाजिर होना? आपको हमारे सामने हाजिर होना है। तो मुझे लगा कि मैंने बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके चेहरे की लाली का राज क्या है। तो वो नाराज होंगे, जरूर मुझे डांटेंगे। तो मैंने कहा जी मैं आ जाऊंगा। टाइम लेके गया तो मैंने कहा कि ये आपने बुलाया था, कहिए हमें आपसे कुछ कहना है और आज आप सुनेंगे, आप बोलेंगे नहीं। 3 बातें हमें आपसे कहनी है। पहली बात ये कि हम आपके आभारी हैं, हमारे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपके अदालत के कार्यक्रम से शुरू हुई। ये इतनी बड़ी बात थी कि मैं सन्नाटे में आ गया, अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा अटल जी आपकी 50 साल की तपस्या है। उन्होंने कहा नहीं साहब, इस कार्यक्रम के बाद हमने देश की जनता की आंखों में परिवर्तन देखा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि 13 दिन प्रधानमंत्री रह रहे, आपसे मिले नहीं। तो मुझे लगा इतनी बड़ी बात। मैंने कहा आप इतने दिनों में बहुत सारे लोग आपको मिलना चाहते होंगे, तो कोई बात नहीं साहब, मिलना चाहिए था। और तीसरी बात, उन्होंने हाथ बढ़ाया, हम आपसे मित्रता करें। यह घटना ऐसी थी जिसने मुझे 2-3 दिन तक सोने नहीं दिया। मैं सोचता था कि इतने बड़े आदमी, इतनी बड़ी बात उन्होंने मुझे कही है, उनको कोई जरूरत नहीं थी ये बातें कहने की। मेरे दिल में उनका मान तब भी उतना ही रहता, सम्मान तब भी उतना ही रहता, लेकिन उन्होंने ये बात कह के ये बता दिया कि उनका दिल कितना बड़ा है, कितने उदार उनका व्यक्तित्व।
देखिए, सलमान के बारे में आपको बताता हूं कि वो आज के जमाने के सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े स्टार। सलमान खान से मेरी थोड़ी बनती नहीं थी, क्योंकि जब इंडिया टीवी हमने शुरू किया तो हमने एक स्टोरी की गोविंदा पर और दाऊद इब्राहिम पर, उनके रिलेशन पर। तो सलमान गोविंदा के दोस्त थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने मीडिया से हमारे बारे में, इंडिया टीवी के बारे में बहुत कुछ कहा। फिर हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, उसको लेकर के सलमान ने इंडिया टीवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमने भी उनके बारे में जो जो स्टोरीज थी 2-4 बार थोड़ा जोर से चलाई। उनकी दबंग 1 जो पहली फिल्म जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को उन्होंने हीरोइन लिया था, वो रिलीज होने वाली थी। तो शत्रुघ्न सिन्हा हमारे दोस्त हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि सलमान को आपकी अदालत में लाना है। तो मैंने कहा कहाँ वो सलमान आएगा, वो तो हमें गाली देता है, झगड़ा करता है, टकराव होता है। नहीं, मैं लेके आऊँगा भाई, सोनाक्षी फिल्म है तो सोनाक्षी को भी आपको आपकी अदालत में आना पड़ेगा। मैंने कहा सोनाक्षी को तो 2 मिनट के लिए ले सकता हूँ, लेकिन प्रोग्राम तो सलमान पर होगा। जो शो आपने देखा उससे पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ, ये राज की बात। सलमान खान ऐसे आए और मेरे ऑफिस में रिकॉर्डिंग से पहले ऐसे खड़े रहे। तो मैंने कहा बैठिए। बैठना क्या है सर? तो मैंने कहा देखिए, प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं मैं आपसे नहीं पूछूं, कुछ भी पूछो सर। तो मुझे लगा ऐसे कैसे प्रोग्राम होगा। अब मैंने ऋतु जी से कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने एक आइडिया दिया, इन्होंने कहा कि ये शो के अंदर भी टेढ़ा हो सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। तो तुम ऐसा करो, शत्रु जी को इसमें जज बना दो। वो उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता है, उनके सामने सीधा रहेगा। ये ऋतु जी का ब्रिलियंट आइडिया था। मैंने शत्रु जी को कहा कि आप इसमें जज में, हाँ बैठ जाएंगे। तो वो जज बन गए। अब जो हिस्सा आपने नहीं देखा, सलमान उसमें कटघरे में आके भी ऐसे खड़े हो गए। तो मैंने कहा बैठिए। ठीक है सर। तो मैंने शत्रु जी तरफ देखा, शत्रु जी कहा खामोश, मुजरिम अपनी सीट पर बैठे। वो बैठ गए। पहली बार ऐसे कचहरी में मेरे को कुर्सी मिली है और पहली बार अकेला खड़ा हूं। कटघरे आपने बहुत देखे, लेकिन पहली बार जरा कंफर्टेबल कटघरे में। हाँ सर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे सर। आप बैठ सकते हैं सर। मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ सर, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करूंगा। सिर्फ इसका थोड़ा सा हाइट अगर यहाँ पे होता है ना सर, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो नहीं हो जाएगा सर अगर मैं बैठ जाऊं तो? खामोश सर बैठो। धीरे 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 प्रोग्राम होता गया, तो वो मेरे स्पेल में आते गए। पहली बार उन्होंने अपने सारे जो केसेस थे उनके बारे में बात की। अब वो प्रोग्राम बहुत बड़ा हिट हुआ, सुपर हिट, बहुत ही बड़ा हिट वो सलमान खान का प्रोग्राम हुआ, क्योंकि पहली बार उन्होंने इतनी सारी बातें की थी। अब मुझे ये डर था कि इस प्रोग्राम के बारे में सलमान खान कैसे रिएक्ट करेंगे। आमिर खान के नेफ्यू की वेडिंग का रिसेप्शन था, तो मैं अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ खड़ा हुआ बात कर रहा था। तो मैंने देखा कि सलमान खान मेरी तरफ आ रहे हैं। तो मैंने ऋतु जी से कहा, मैंने कहा ये पता नहीं यहाँ झगड़ा वगड़ा कर लेगा, तो मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। मैं थोड़ी और दूर चला गया जहाँ पर गोविंदा बैठे हुए थे और 2-3 लोग थे, तो उनके साथ बात करने लगा। फिर मैं देखा ये उधर आ रहे हैं, तो मैंने कहा यार ये तो जरूरी मुझे मार पीटने के लिए आ रहा है। ऋतु जी थोड़ा आगे चली गई, इनसे कुछ बात की। फिर ऋतु जी मेरे पास कहने लगे नहीं इसलिए नहीं आ रहा, वो मुझे कह रहा है कि मैम योर हस्बैंड इज अ टाइगर, आई वॉन्ट टू हग यू। तो भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो आए और उन्होंने मुझे हक किया और बस कान में एक ही बात, सर 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 कमाल कर दिया आपने, सर कमाल कर दिया। और ये आपकी अदालत की मेहरबानी है कि इसके बाद हम और सलमान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आज कोई ऐसा वक्त नहीं होता कि मैं मुंबई जाऊं और उन्हें ना मिलूं और वो दिल्ली आएं और मुझे ना मिलें। और उनका मिलने का टाइम शुरू होता है रात को 12 बजे, खत्म होता है सुबह 6 बजे।
तो वो अपनी किस्म के एक अलग इंसान है। और उन्होंने उसके बाद जब भी मैंने कहा कि आपकी अदालत का शो करना है, वो आए और उन्होंने फिर बाद में तो और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बात की। तो ये सलमान खान की जो लेजेंडरी फिगर है वो कितनी बड़ी है, पर्दे के पीछे वो कैसे इंसान है, ये इससे पता चला। रेखा जी के बारे में आपको बताता हूं, रेखा जी प्रोग्राम में आई नहीं कभी। 2 किस्से हुए। मैं चाहता था कि रेखा जी आपकी अदालत में आए, तो गुलशन ग्रोवर मेरे दोस्त हैं, वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें रेखा थी। तो मैं गुलशन ग्रोवर को मिलने गया और मैंने सोचा कि यहाँ बैठे बैठे कुछ तरीका निकालेंगे कि रेखा जी से बात करें, उनको परसुएट करने की कोशिश करें। तो थोड़ी देर में उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो गुलशन के पास आए और कहा कि साहब, रेखा जी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, कहा कि ये आदमी मुझे आपकी अदालत में ले जाएगा। तो मुझे लगा ये आदमी ऐसे ही कह रहा होगा, मैं आ गया। उसके बाद चेन्नई में मैं और ऋतु जी थे, हम लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे होटल में ऊपर जाने के लिए। अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुला, सामने रेखा थी, उन्होंने भी देखा, ओ माय गॉड ही विल टेक मी टू अदालत। लिफ्ट का दरवाजा बंद किया, वापस ऊपर चले। तो अब मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि रेखा आपकी अदालत में आए। और मुझे इमरान खान अब तो पाकिस्तान के वजीर आजम रह चुके हैं। ये उस वक्त की बात है जब वो राजनीति में, पाकिस्तान की सियासत में एंट्री करना चाहते थे और वो इंडिया नहीं आना चाहते। तो दुबई में हमने सेट लगाया, इमरान खान के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की और इमरान खान ने तब अनाउंस किया था कि मैं राजनीति में आऊंगा। जो शो में हुआ वो तो आपने देखा। मैंने उनसे प्रोग्राम के आखिर में पूछा था कि आपको क्या बेनजीर भुट्टो से डर लगता है? बोले नहीं लगता। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर आपके बॉल को छक्के मारता है, डर लगता है? नहीं लगता। तो मैंने कहा कि जब आपकी तरफ 140 की स्पीड से बॉल आती है डर रहा? नहीं, मैं नहीं डरता जी। तो मैंने कहा जो सुना है कि छिपकली देख लेते तो डर जाते हैं। तो कह लें हाँ जी, तो किस तरह पता लगे। अब प्रोग्राम खत्म हो गया, उनके दिमाग में एक ही बात थी, ये छिपकली की बात आपको किसने बताई? मैंने कहा वो छोड़िए, किसने बताई? नहीं, वो छिपकली की बात आपको किसने बताई? तो इतने बड़े लेजेंड भी छिपकली से डरते थे, ये मुझे बाद में पता चला, और कितना डरते थे। देखिए मोदी जी जितने बड़े लेजेंड हैं, जितनी बड़ी फिगर हैं, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी अदालत में वो आए थे 2014 में, जो वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तो ऐसा हादसा हुआ जो आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मोदी जी को जब मैं बुलाने गया अहमदाबाद में, तो मैंने कहा मैं कई दिन से ट्राई कर रहा हूं आपको फोन पे, आप बताइए आप आएंगे कि नहीं आएंगे आपकी अदालत? कहने लगे रजत जी आना पड़ेगा। मैंने पड़ेगा मतलब? मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया ऑप्शन क्यों नहीं है, आप चाहें तो ना कर सकते हैं। बोले नहीं, एक दिन मैं और टीबीआर शनोय अटल जी को मिले थे और अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने की प्रक्रिया आपकी अदालत से शुरू हुई। तय हुआ प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि मैं कैंपेन खत्म करके पश्चिम बंगाल में हूं, रात को 9:30-10 बजे पहुंचूंगा। अब 10 बजे मोदी जी पहुंचे। मैंने जो ऑडियंस कोऑर्डिनेट कर रहे थे उन लोगों से कहा था देखो बीजेपी के लोग मत बुलाना, ऐसे लोग बुलाना जो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो फिर अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं तो वो पब्लिक नाराज हो जाती है, प्रोग्राम का मजा नहीं आता। मोदी जी आए तो उनका गला बिल्कुल बंद था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। पंडित जी ये तो मैंने फैक्टर ही नहीं किया। रोज शाम को, क्योंकि दिन भर पब्लिक मीटिंग करते हैं, धूल धुआं धक्कड़ होता है, रोज शाम को गला बंद हो जाता है, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ऋतु जी वहाँ बैठी थी, ऋतु जी ने उनको अपना, ऋतु जी हमेशा से जो देसी फॉर्मूले होते हैं वो बताती हैं, कुछ उन्होंने 1-2 नुस्खे बताए, तो उन्होंने कहा कि ऋतु जी सारे फॉर्मूले रोज अपनाता हूँ, कुछ नहीं होता जी। तो फिर मैंने कहा कि मोदी जी रात में रुक जाइए, सुबह में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम ऑडियंस से कह देंगे सुबह आ जाएं, हम तैयार कर लेंगे। कहेंगे नहीं, मेरे पास पार्किंग सिर्फ अवेलेबल है अहमदाबाद में, मैं रुक नहीं सकता रात को, और कल मेरी पब्लिक मीटिंग्स लगी हुई हैं। तो काफ़ी देर तक पशुपेश में रहे।
फिर ये तय हुआ कि ठीक है हम रिकॉर्डिंग कैंसिल करते हैं, जाते हैं। तो मैंने कहा मोदी जी सिर्फ इतना करिए कि नीचे जो ऑडियंस बैठी है एक बार उनका चेहरा दिखा दीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई मैं आया, गला बंद था और मैं आपको वहाँ कटघरे बिठा के आपसे थोड़ी सी बात करूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा कि आप गला बंद है। हम वही प्रोमो चला देंगे कि भाई मोदी जी आए थे लेकिन गला बंद था इसलिए बात नहीं कर सके। तो कहने लगे ठीक लगेगा। मैंने कहा नहीं बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं, और वो जो ऑडियंस है उसको आपसे कम से कम नाराजगी ना हो। अब वो नीचे आए, जैसे स्टूडियो में घुसे सारे तरफ नारे मोदी मोदी। तो ये सचिन साय को मैंने बुलाया, मैंने कहा सचिन ये मैंने तो कहा था ऑडियंस में बीजेपी वाले नहीं होने चाहिए। कहने लगे सर ये बीजेपी वाले नहीं है, सभी हमारे परिवार वालों के लोग हैं, वो मेरा चाचा है कनाडा से आया है, देखो वो नाच रहा है। इतनी जोर का साउंड था वहां, मोदी जी खुद वो भी सरप्राइज्ड हो गए। फिर एक लड़की ने कोने में से कहा मोदी आई लव यू। इमोशन वहां क्रिएट हो गया। वो कटघरे में बैठे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, वो बोले, आवाज निकल गई और 1.5 घंटे तक वो नॉन स्टॉप होता रहा। तो जब रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, वो गाड़ी में बैठने गई, रात के 12:30 बजे थे, तो मैंने कहा जी कैसे ये हो गया? बोले कि पंडित जी ये दैवी कृपा है जिससे मैं चलता हूं, और ये दैवी कृपा जिससे आवाज निकली, और आपने क्या पूछा मुझे कुछ पता नहीं था आप क्या पूछने वाले हैं, ये सारे जवाब भी भगवान की कृपा से निकले। बस यही मेरी जिंदगी है। मैं बसंत की बहार भी हूं, मैं वर्षा का नम श्रृंगार भी, मैं चमकते सितारों की महफिल भी हूं, मैं खामोश पवन की जुबां भी। मैं ऐशप्रा, प्रथा भी, प्रगति भी। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 18 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। बदलता हुआ मौसम, खिलते हुए फूल किसी को खुशियां दे रहे हैं तो किसी का सिर दर्द इससे बढ़ रहा है। सुबह शाम ठंड और दिन की तेज धूप, और अब होली का हुड़दंग और रंग, उससे भी बहुत लोगों को सिर दर्द और माइग्रेन पेन सता रहा है। घबराइए नहीं, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से सैकड़ों तरह के सिर दर्द और माइग्रेन पेन का क्या है परमानेंट सॉल्यूशन, ये मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर। यौगिक बाम, सिर दर्द में आराम। जरूर देखिए सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ।
आपकी अदालत आपके और मेरे लिए। आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहां पर शुरू हो गई। बाबा रामदेव का क्या है कि इनके बारे में मैं कोई इनको मिला नहीं था, जानता नहीं था, और ये थोड़ी छुपी हुई पर्सनैलिटी थे। लेकिन मैं घरों में देखता था, जैसे जो ऋतु जी की नानी है वो ऐसे ऐसे कर रही होती थी, तो मैं पूछता था ये आप क्यों कर रही हैं? बाबा रामदेव ने बताया। मैंने वो कौन है? किसी और के घर में गया, मैंने कहा सारी महिलाएं सारे आदमी ऐसे ऐसे कर रहे थे। मैंने पूछा भाई किसने ये बताया? तो उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने। तो फिर मैंने अपनी टीम से कहा पता करो ये कौन बाबा है, और इतनी इसकी अगर फॉलोइंग है तो एक बार इनसे बात करनी चाहिए। खैर वो आए आपकी अदालत में, जो पहला शो हुआ वो सब आप लोगों ने देखा, उसकी बहुत चर्चा हुई। लेकिन रामदेव उस शो के बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऐसा जलवा हो गया। तो मैंने कहा साहब सिर्फ आपका जलवा नहीं हुआ, मेरा भी हो गया। जिस दिन आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग खत्म हुई, प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ सैटरडे को, 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 11 बजे खत्म हुआ, 11:15 बजे मुझे रात को प्रमोद महाजन का फोन आया। प्रमोद महाजन ने कहा कि पंडित जी ये बाबा कहां से पकड़ के लाए? मैंने कहा क्यों? कहने लगे हमेशा आपके सवालों पर तालियां बजती हैं, पहली बार मैंने देखा कि एक आदमी के जवाबों पर तालियां बज रही थी। और फिर प्रमोद जी ने कहा कि ये प्रोग्राम देखने के बाद में वो हमेशा ना कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, कहने लगे मेरी भी इच्छा है, मैं आना चाहता हूं इस प्रोग्राम में। लोग प्रोग्राम देखने के बाद भी किस तरह प्रभावित होते हैं, ये रामदेव उसका एक एग्जांपल है। ये वो वक्त था जब ये रामदेव, राखी सावंत और राजू श्रीवास्तव 3 बड़े शो एकदम सुपरहिट हुए थे। अब राखी सावंत के बारे में मैं बड़ा रिलेक्टेंट था, मैं शो करना नहीं चाहता था। अनीता जी, ऋतु जी, ये सारे लोग मुझे कहें नहीं सर वो हिट है, वो बहुत पॉपुलर है, और उन्होंने हर जगह राखी सावंत की चर्चा थी। तो मुझे लगा भाई मैं इससे क्या पूछूंगा, वो मुझे क्या कह देगी जरा। खैर बहुत प्रेशर आया, बहुत प्रेशर आया, तो मैंने एग्री किया। अब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया, दिन भर पढ़ता रहा, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग मिल नहीं रहा था। रात में पढ़ के मैं सोया हूं रात को 2 बजे, लेकिन मेरे सपने में मुझे राखी सावंत आए। तो सुबह मैंने करीब 10 बजे ऋतु जी से कहा कि भाई मैं ये शो नहीं करना चाहता। तो उन्होंने कहा भाई अब उसको हमने कमिट कर दिया और वो वहाँ से चल चुकी है। ऋतु जी ने कहा ये अनफेयर होगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मुझे नहीं लगता ये शो बनेगा। इन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, रिकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि हमारा उसको एक कमिटमेंट है, नहीं अच्छा लगेगा तो उसको टेलीकास्ट नहीं करेंगे। इस शर्त के साथ में राखी सावंत का प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ और वो एक बहुत बड़ा सुपरहिट शो साबित हुआ। ऋतु जी सही साबित हुई, मैं गलत साबित हुआ। सपने में मुझे लग रहा था कि मैं उनको जब सवाल पूछ रहा हूं तो वो कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जिससे सुन के मुझे थोड़ी सी शर्म आ जाए। और वो वाकई में प्रोग्राम में उन्होंने 1-2 बातें ऐसी कह दी थी, सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, सर आप बड़े स्मार्ट। आप कह रही हैं कि आपने उससे शादी नहीं की? सर 1 मिनट, बहुत गर्मी हो रही है सर, इसको निकाल देती हूँ। आप मुझे समझ में नहीं आ रही, आप थोड़े अलग दिख रहे हैं। आई सर, पहले से अभी देखो काफी एकदम हैंडसम और काफी एकदम डूड। मैं तो ये
सोच रही थी सर आप स्वयंवर में क्यों नहीं आए। मैं बाला साहब और दिलीप साहब दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। बाला साहब आपकी अदालत में आए और दिलीप साहब आपकी अदालत में आ नहीं पाए। बाला साहब ठाकरे को जब मैं आपकी अदालत में बुलाने गया तो एक मेरे दोस्त थे जो बाला साहब को अच्छी तरह से जानते थे, वो मुझे उनके पास लेके गए जब मैं उनको इनवाइट करने गया। और जब उनसे मेरी बात होने लगी, वो कहने लगे मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप टाइगर हो, ज़बरदस्त सवाल पूछते हो। फिर प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए। फिर जो साहब मुझे लेके गए थे, मुझे पूछा ये आपके साथ आए हैं? वो बड़े चकराए कि ये क्या हुआ। तो वो बड़े नाराज हो गए कि ये मैं इसका बिल्कुल प्रोग्राम नहीं करना है, ये कैसा आदमी है ये वो। तो फाइनली प्रोग्राम के लिए आए। बाल ठाकरे का एक बड़ा ऑरा था, लेजेंड थे, और पूरे मुंबई शहर में क्या पूरे महाराष्ट्र में एक खौफ था। उनका प्रोग्राम पाकिस्तान में कितना देखा गया। लेकिन उस प्रोग्राम के दौरान पर्दे के पीछे जो हुआ वो आज मैं कभी भी नहीं भूलता। प्रोग्राम मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग के बीच में जब ब्रेक अनाउंस किया मैंने, तो ऑडियंस में एक बूढ़ी औरत आगे बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया। मैं उनके पास गया। मैंने कहा जी बताएं। तो कहा बेटा अब हो गया बहुत, इनसे ना और ज्यादा टेढ़े सवाल मत पूछो। मैंने कहा कि माँ जी ऐसे क्यों कह रही हैं आप? कहने लगी इनके जो शिव सैनिक हैं ना, वो तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होती ये जो तुम उल्टे सीधे पूछ रहे हो ना बाला साहब को पूछने की। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा ख्याल है, जिंदगी बची रहनी चाहिए। इतना डर था। तो मैंने क्या किया, मैं जैसे प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने कहा कि बाला साहब मुझे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाऊंगा अगर आपसे उल्टे सवाल पूछूंगा। तो उन्होंने कहा मेरा अभयदान है, जो पूछना है पूछो। पहली बार एक टाइगर को एक टाइगर मिला। और इस प्रोग्राम के बाद में वो मुझे बार बार बुलाते थे। और प्रोग्राम के बाद उन्होंने दिलीप साहब का जिक्र किया था। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं दिलीप साहब को बुलाना चाहता हूँ, आपकी बड़ी दोस्ती उनसे कह दीजिए। तो उन्होंने कहा यार दोस्ती थी, हम मुंडेर पे बैठ के बियर पीते थे और चने खाते थे। अब बियर भी है, मुंडेर भी है, चने भी हैं, वो गायब हो गया। मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने मुगल आजम कम से कम 200 बार देखी होगी। और मुझे लगता है कि लेजेंड उनसे बड़ा एक्टर ना हुआ है ना कोई हो सकता है। इंस्टीट्यूशन है, सारे लोग उनसे सीखते हैं और बहुत पर्सनली मैं उनको मानता। बड़ी इच्छा थी कि वो आपकी अदालत में आए। मैंने वक्त मांगा, उन्होंने टाइम दिया। बड़ा सा दरवाज़ा खुला, मैं गाड़ी से उतरा। उनका बड़ा शानदार ड्राइंग रूम, बड़े बड़े सोफे उसके अंदर, उससे गुजारते हुए मुझे ले गए। उनके जो असिस्टेंट थे, उनके एक बड़ा लॉन था पीछे, लश ग्रीन लॉन, चारों तरफ ग्रीन ट्रीज लगे हुए। उन सब के बीच में एक सफ़ेद रंग का डेक बना हुआ था। उस डेक के ऊपर एक टूटी हुई टेबल प्लास्टिक की रखी हुई थी और 2 प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई थी। तो मैंने देखा दिलीप साहब सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कमीज़ चलते हुए आ रहे। ऐसा लगा जैसे शहंशाह चलता हुआ आ रहा है। उनकी चाल, वहाँ से निकल के वो आए, कुर्सी के सामने खड़े हुए और कहा कि कैसे हैं आप? मुझे ऐसे लगा जैसे कोई आवाज़ दिल के अंदर उतर गई। बैठिए, कहिए कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा दिलीप साहब मैं आपको आपकी अदालत में इनवाइट करने के लिए आया हूँ। बरखुरदार, क्या पूछेंगे आप दिलीप कुमार से? मैंने कहा जी आप हाँ कहेंगे, मैं प्रिपेयर करूँगा, तैयारी करूँगा, मैं जानता हूँ आप क्या पूछेंगे। आप पूछेंगे दिलीप कुमार तुम डायरेक्टर के काम के साथ इंटरफेयर करते हो। आप पूछेंगे तुम दिग्दर्शक के काम के साथ हस्तक्षेप करते हो। तो मैंने कहा हाँ ये तो सवाल पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा 12 सितंबर 1973 एक मोहतरमा आई थी
दिलीप कुमार का इंटरव्यू करने। उन्होंने यही सवाल पूछा था। तो जानते हैं मैंने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि क्या आसिफ अपनी कब्र से उठ के आए थे आपको बताने के लिए कि मैं उनके काम के साथ इंटरफेयर करता हूं? क्या महबूब खान की आत्मा आई थी जिसने आपको बताया? तो मोहतरमा ने कहा कि मैंने सुना है कि बिना पर आपने यूसुफ खान से सवाल पूछा, सुना है कि बिना पर आपने दिलीप कुमार से सवाल पूछा, गेट आउट, इंटरव्यू बर्खास्त। तो मैंने कहा छोड़े साहब, मैं नहीं पूछूंगा ये वाला सवाल, अब क्या करना है, लेकिन मुझे तो शो करना है। बेशक आप पूछेंगे, ये आपकी अदालत है, ये जनता की अदालत है, पर खुदार आपको पूछना पड़ेगा और मुझे जवाब देना पड़ेगा। अब क्या जवाब दूंगा मैं आपको बताऊंगा कि महबूब खान ने मुझे कहा कि यूसुफ जरा नाच दे यार, अगर नाचेगा नहीं तो हम दोनों महबूब स्टूडियो के बाहर कटोरा लेके भीख मांग रहे होंगे। तो रजत साहब मैं नाचा, फिर वो खड़े हुए, फिर गाना बताया, कहा, फिर मैं ऐसे ठुमका लगाया और उसके बाद नाचा। तो फिर सब नाचता ही रहा, फिर गोपी में नाचा, गंगा जमुना में नाचा, और पूरे उन्होंने अपने डांस सीक्वेंस एक के बाद एक 15 मिनट तक वो गिनाते रहे कि कहां कहां नाचे, कैसे कैसे नाचे। तो मैंने कहा साहब ये तो बड़ा अच्छा आपका जवाब हो गया, और क्या पूछेंगे आप? मैंने कहा जी मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में, आपके तू बल्ली नू जानना है? अचानक पंजाबी में बोले। मैंने कहा जी बल्ली कौन? मैं नहीं जानता बल्ली। बल्ली मेरा यार। तो मैंने कहा जी मैं तो बल्ली को नहीं जानता। कहने बल्ली के बारे में पूछी। मैंने कहा जी अच्छा। फिर उन्होंने किस्सा बताया कि कैसे वो मॉस्को में थे, बीमार हो गए थे और होटल में थे, और उस होटल में उनके पास पैसे नहीं बचे थे क्योंकि 3-4 दिन बुखार में रहे और उनका बिल काफ़ी एक्स्ट्रा हो गया। उनको सबसे अजीज उनकी टाइयाँ हैं। तो कहने लगे अरे शर्मा साहब, मैं 4 बजे बुखार में था, उठा, मैं देखा यार बल्ली कितने चला गया। तो मैंने खिड़की खोली, सामने नीचे रेड स्क्वायर पर बल्ली ऐसे हाथ में लेके मेरी टाइयाँ बेच रहा था। तो मैं क्या बल्ली है कि कितना यार? तो मैंने कहा जी मैं बल्ली की भी बात करूंगा। तो बल्ली है कहाँ? कहते ओ ते बल्ली तो मर गया 57 में। तो मैंने कहा जी अभी हम 57 तक ही पहुंचे हैं। तो कहते हैं भाई बड़ी कहानियां हैं दिलीप कुमार की। आप सोचिए कि पूरा दिन उस वक्त से लेके शाम को 6 बजे तक वो मेरे साथ डिस्कस करते रहे प्रोग्राम। और फिर एक स्टेज आई तो उन्होंने कहा देखो एक प्रोग्राम में तो होगा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा आपकी अदालत दिलीप कुमार 1, आपकी अदालत दिलीप कुमार 2, आपकी अदालत दिलीप कुमार 3, आपकी अदालत। मैं कहा जी ठीक है 3, नहीं, वो 12-13 तक पहुंचे। फिर उन्होंने फाइनली पूरे दिन जो बातें बताई वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, मेरे जहन में एक एक बात आज भी ताज़ा, उनकी आवाज़ कान में गूंजती है। एंड फॉर द ग्रेट डे। अब आखिरी उन्होंने पूछा भाई जज कौन होगा इस शो में, आप बताइए अगर आपकी कोई चॉइस है तो। नहीं आपने क्या सोचा है? तो मैंने कहा जी भी तुम प्रोग्राम भी डिस्कस करो, लेकिन जैसे अब आप बड़े लेजेंड हैं तो इस समय सबसे बड़ा नाम जर्नलिस्ट में, क्योंकि नॉर्मली मीडिया के लोग होते हैं इसमें जज, तो खुशवंत सिंह, वो नामाकुल इंसान। तो मैंने कहा गोली मारिए साहब उनको, मैं छोड़िए उनको, क्या मुझे क्या करना है उनसे जज को। खालिद मोहम्मद, तो उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया मैं पब्लिकली इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो उसकी औलाद, जो मैं नाम बताऊं उसके ऊपर वो ऐसा कमेंट कर दें। मुझे लगा कि कहीं जज के नाम पर ही ना बात अटक जाए। तो मैंने उनको कहा साहब ये जावेद अख्तर, हाँ जावेद अख्तर ठीक है। तो तय हो गया कि साहब जावेद अख्तर जज रहेंगे, ये प्रोग्राम होगा, ये सवाल पूछेंगे, सब कुछ। फिर कहा अभी एक राउंड और डिस्कस करना है। अच्छा साहब, मैंने कहा मैं ज़रूर करूंगा। मैं कलिंगा वो फिल्म बना रहे थे, उसकी लोकेशन के लिए मुझे जाना है राजस्थान, तो आप 2 दिन मेरे साथ रहना, प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, लोकेशन भी ढूंढेंगे। मुझे लगा मर गया मैं यार, क्या। अब मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आप कहेंगे मैं जरूर चलूंगा, इट विल बी एन एक्सपीरियंस। 3-4 दिन के बाद में मुझे जावेद साहब का फोन आया, भाई शर्मा साहब। मैंने कहा मैं क्या बिगड़ा तुम्हारा? मैंने कहा जी क्या हुआ? मैं क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आया, यूसुफ साहब से आपकी क्या बात हुई?
मैंने कहा यूसुफ साहब से बात हुई थी कि प्रोग्राम में आप जज बनाएंगे, वो किसी के नाम पर मान नहीं रहे थे, आपके नाम पर मान गए। कहते हैं यार 5 दिन से बुला के जजमेंट लिखा रहे हैं। कहते हैं यहां साला मुकदमा हुआ नहीं है और मैं जजमेंट लिख रहा हूं। वही ये क्या किया तुमने? ऐसे थे दिलीप कुमार। वो फाइनली वो प्रोग्राम कभी रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया क्योंकि उसका डिस्कशन ही कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन उनका बहुत अफेक्शन मिला। प्रोग्राम डिस्कस करने के बहाने हम लोग मिलते थे और इतना प्यार उनसे एक रिश्ता बन गया जो शायद ये रिश्ता मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, बड़ी अचीवमेंट, आशीर्वाद मैं मानता हूं भगवान का कि मुझे मौका मिला ऐसा रिश्ता बनाने का और बहुत प्यार उन्हें मिला। हमारी जब शादी हुई उसमें वो आए, फिर जहां भी मिलते थे वो मुझे पहले याद दे रहा है, बेगम कैसी हैं? मैं ठीक है, बुलाइए। जहां भी होता है ऋतु जी को बुलाएंगे, फिर दोनों का हाथ पकड़ के रहेंगे, ठीक चल रहा है साहब, देखो मैं आपकी शादी में आया था, हुआ ना मुबारक, हुआ ना मुबारक। तो ऐसे लेजेंड्स, ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। सनी देओल के बारे में मुझे ये पता चला था कि वो जब डर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, एक सीन उनको करना था जिसमें शाहरुख खान उनको आके सामने से छुरा मारते हैं। वो इस बात पर नाराज थे कि ये इतना, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं कैसे मार लेता, इतना सा आदमी छोटा सा, ये मुझे आके सामने से मार, चल पीछे से मार ले। मुझे शाहरुख ने ये बताया कि इनसे ज़रा संभल के रहना। जब मैंने शाहरुख को बताया मैं सनी का प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, तो शाहरुख ने मुझे घटना बताई थी। ये इतने गुस्से हो गए और इन्होंने अपने हाथ अपनी जीन्स की जेब में डाले और वो जीन्स के जेब फाड़ दी। सोचो कितनी ताकत इनके अंदर हो। अच्छा, मैंने वो फिल्म में भी देखा था, वो उखाड़ देते हैं वर्मा, तो मुझे लगा यार। तो जब ये आपकी अदालत के लिए मैं इनसे बात करने लगा तो मैंने कहा जी वो मुझे शाहरुख ने आप बताई थी, आप बड़े गुस्सा हो जाते हैं, ये नहीं तो कि कटघरा उखाड़ के आप फेंक देंगे। तो कहने लगे नहीं जी, मुझे जब गुस्सा आता है ना फिर काबू नहीं रहता। तो मैंने कहा कि मेरे सवालों पर आपको गुस्सा तो नहीं आ जाए? कहने लगा जिस दिन आना होगा मैं 3-4 बार ऊपर से नीचे पहाड़ चढ़ के आऊंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे उतरूंगा, ऊपर जाऊंगा नीचे उतरूंगा, थक के आऊंगा ताकि वहां गुस्सा आए। बट जो उनके बारे में जो बातें उन्होंने शो में कही वो वाकई में ऐसी थी कि जो दुनिया हमेशा याद करती है। और उनकी सबसे बड़ी बात मुझे जो पर्दे के पीछे सनी देओल के बारे में कहना चाहता हूं, अपने फादर की, धर्म जी की जो रिस्पेक्ट वो करते हैं, जितनी इज्जत उन्हें देते हैं, वो अनबिलीवेबल है। आज की दुनिया में ऐसा होता नहीं। जब धर्म जी आपकी अदालत में आए तो सनी ने मुझे कहा कि पापा जी आ रहे हैं, मैं उनके साथ आऊँगा, लेकिन बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। मैंने कहा बताइए। वो ना हेमा जी के बारे में आप मत पूछना। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है, धर्म जी का प्रोग्राम हो, हेमा जी के बारे में ना पूछा जाए, ये तो संभव नहीं है। तो मैंने कहा 1-2 सवाल पूछूंगा, ये उनकी मर्जी है कि वो कितना जवाब देते नहीं देते। सनी ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आई रियली केयर फॉर हिम। उनके साथ आए, प्रोग्राम के दौरान ऑडियंस पे बैठे रहे, धर्म जी को पकड़ के कटघरे तक लाए। बीच में मैंने उनको 2 मिनट के बुलाया भी था। उसके बाद वो अपने हाथ से उनको उठा के ले गए और एक एक पल पल इस बात का ख्याल रखते रहे कि उनके फादर को, धर्मेंद्र जी को जरा भी कोई तकलीफ ना हो जाए। ऐसा संबंध, ऐसा रिलेशन बहुत कम देखते हैं। कपिल मेरे दोस्त थे और शुरुआती दिन थे। ये उस वक्त की बात है जब कपिल देव हमारी टीम के कप्तान थे। आपकी अदालत में उन्हें बुलाया। कपिल देव कभी बोलते नहीं थे और हमेशा ये था कि कपिल देव के मुंह से कुछ निकलवाना मुश्किल है, लेकिन वो प्रोग्राम आप लोगों ने देखा है, बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छे जवाब दिए। उस प्रोग्राम का एक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये हुआ कि किसी ऑडियंस ने अंग्रेजी में सवाल पूछा तो बिशन सिंह बेदी जज थे। तो बिशन सिंह बेदी ने कहा भाई कपिल से हिंदी में सवाल पूछो, इसकी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो कपिल ने कहा कि मेरी अंग्रेजी इसलिए कमज़ोर है क्योंकि मेरे टीचर बिशन पाजी जैसे थे। और मैंने उनको कहा कि भाई आप कहते हो कि मैं गांव वाला हूं, लेकिन शादी आपने शहर वाली लड़की से क्यों की?
उन्होंने कहा वो गांव वाली का घूंघट उठाने में बड़ा टाइम लग जाता। लेकिन जब प्रोग्राम के बाद पर्दे के पीछे जो हुआ वो एक हिस्ट्री है, इतिहास है, और पहली बार ये बात मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूं। कपिल ने कहा कि देख, मैं टीम में हूं, कप्तान हूं, मैंने कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात ना कह दी हो, मैं जरा प्रीव्यू करना चाहता हूं प्रोग्राम को। तो दिल्ली में ओडियन सिनेमा के पीछे एक गली है, उस गली में चौथी मंजिल पर एक छोटा सा स्टूडियो था जहां पर मैं उस प्रोग्राम को एडिट करता था, और रात को एडिट करता था क्योंकि रात को एडिटिंग के पैसे आधे लगते थे। तो कपिल को रात को 11 बजे मैंने बुलाया वो प्रीव्यू करने के लिए। जब वो आए तो उनके साथ एक लड़की थी, और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ काम करती हैं और शी इज़ वेरी ब्राइट, वेरी इंटेलिजेंट, और ये समझ पाएंगी कि कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं जो मेरे खिलाफ हो। वो प्रोग्राम रिव्यू हुआ, दोनों ने अप्रूव कर दिया, दोनों खुश हुए। कपिल ने मुझे मिलाया, वो ऋतु जी थी। और फिर कपिल ने मुझे कहा कि सुना है तुम प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर रहे हो। मैं उस समय आपकी अदालत की टीम में कोई नहीं था, मैं ही डायरेक्टर, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही राइटर, मैं ही रिसर्चर, मैं ही एंकर, सब कुछ करते थे। काला जी उस पहले प्रोग्राम से हमारे साथ एसोसिएटेड थे। ये 29 साल हो गए ये पैनल पर बैठते हैं। वो ऋतु जी से भी सीनियर हैं क्योंकि ऋतु जी ने 5वें प्रोग्राम कपिल के बाद फिर ज्वाइन किया। उसके बाद वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। कपिल देव की वजह से ऋतु जी से दोस्ती हुई, बाद में हमारी शादी हुई, हम हस्बैंड वाइफ बने। लेकिन काम आज भी हम साथ करते हैं और उसी शिद्दत से करते हैं जैसा उस वक्त। और उन्होंने इस प्रोग्राम को निखारा, उन्होंने मेरी एंकरिंग को सुधारा, उन्होंने मेरे लुक को, फील को, ड्रेसिंग सेंस को एक नया रूप रंग दिया, और उसकी वजह से प्रोग्राम और बड़ा हुआ। तो मैं हमेशा उनका शुक्रिया। और मैं कपिल देव से कहता हूं कि तुमने जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार मुझे दिया है, और मैं कपिल के लिए हमेशा हमेशा इसके लिए शुक्रगुजार रहता हूं। नारियल ऐसा फल जिसके पानी पर धूल, मिट्टी, प्रदूषण का कोई असर नहीं होता, क्योंकि पानी नारियल के अंदर सुरक्षित रहता है, इसीलिए वो शुद्ध होता है। जैसे अपना द पुटे ग्रुप का तिरुमाला कोकोनट ऑयल, जो केरला के खास चुनिंदा नारियलों से बना है। तिरुमाला कोकोनट ऑयल, हर बूंद में शुद्धता का विश्वास। तिरुमाला कोकोनट ऑयल बाय द कुटे ग्रुप, कीपिंग मैनकाइंड हैप्पी। दंत कांति से हमने करोड़ों लोगों को दांतों की लंबी उम्र का वरदान दिया, वही दंत कांति एडवांस है दांतों की सुरक्षा का ब्रह्मास्त्र। दंत कांति एलोवेरा तथा दंत कांति मेडिकेटेड है दांतों की सेंसिटिविटी का साइंटिफिक सॉल्यूशन। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 18 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। बदलता हुआ मौसम, खिलते हुए फूल किसी को खुशियां दे रहे हैं तो किसी का सिर दर्द इससे बढ़ रहा है। सुबह शाम ठंड और दिन की तेज धूप, और अब होली का हुड़दंग और रंग, उससे भी बहुत लोगों को सिर दर्द और माइग्रेन पेन सता रहा है।
घबराइए नहीं, योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से सैकड़ों तरह के सिरदर्द और माइग्रेन पेन का क्या है परमानेंट सॉल्यूशन, ये मैं बताऊंगा आपको सिर्फ इंडिया टीवी पर। यौगिक बाम, सिरदर्द में आराम। जरूर देखिए सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी। मैं वर्षा, मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर इस मंच का हर पल मैं एंजॉय करती हूँ। हर सवाल और हर जवाब को समझ सकती हूँ। आपकी अदालत आपके और मेरे लिए, आपकी अदालत दिल से। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। अब खास लोगों के लिए आपकी अदालत की स्पेशल स्ट्रीमिंग इंडिया टीवी के YouTube चैनल पर। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। जयललिता जी के लिए प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो पहली बात उन्होंने कहा मैं चेन्नई में रिकॉर्डिंग करूंगी, दूसरी बात वो चीफ मिनिस्टर थी, इतना खौफ था, इतना डर था जयललिता का। ये बताते थे लोग कि वो फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, अपने मिनिस्टर से भी वो कैमरे के जरिए मिलती हैं, सामने किसी से मिलती नहीं है, जिधर से निकल जाती हैं चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। मैं उनको मिलने गया, उन्होंने मुझसे बात की, हिंदी में बात की, बहुत अच्छी हिंदी बोल रही थी, लेकिन कहा कि मैं प्रोग्राम में एक लफ्ज़ हिंदी में नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं प्रोग्राम करना चाहता था, इतनी बड़ी लेजेंड थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी में पूछूंगा, आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं जाके देखना चाहती हूँ जहाँ पर आपने सेट लगाया, एक चेन्नई का बहुत बड़ा AVM स्टूडियो, वहाँ पर हमने सेट लगाया था। रात को आई, कितने स्टेप्स मुझे लेने हैं, क्योंकि एकदम प्रोफेशनल एक्टर थी। उसके बाद किस साइड मुझे टर्न होना होगा, कहाँ बैठना होगा, कुर्सी कौन सी होगी। तो उनके घर से एक कुर्सी मंगाई गई थी बड़ी सी, जो हमारी जो नॉर्मल आपकी अदालत की कुर्सी है उस पर वो नहीं बैठेंगी, एक बड़ी सी कुर्सी लगाई गई। तो सब कुछ तय हो गया। अब दो घटनाएं हुई। शाम को जब हम फाइनल टचेस दे रहे थे, लाइटिंग वगैरह, रितु जी वो पूरे को सुपरवाइज कर रही थी। नया स्टूडियो था, नई जगह थी, इक्विपमेंट भी सब नया था, कहाँ वो मूर्ति रखी जाएगी। और वो स्टूडियो क्या था, जो फिल्मों के सेट होते हैं ना, स्टूडियो के अंदर बने होते हैं आपकी अदालत जैसे, उस पर हमने आपकी अदालत का सेट उसको मान लिया था। एक मैसेज आया कि साहब रजनीकांत जी इसी स्टूडियो में एक दूसरे फ्लोर पर शूटिंग कर रहे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगा ऐसे आदमी फेंक रहा है, रजनीकांत जी मुझसे क्यों मिलेंगे। तो उसने कहा मिलना, मैंने कहा ठीक है मिलना चाहता तो मैं ज़रूर जाऊँगा उनसे मिलने के लिए। तो फिर जो आदमी आया था उसने कहा नहीं साहब, ही विल कम टू मीट यू। तो मुझे लगा ये तो बिल्कुल ही फेंक रहा है। तो मैंने कहा अच्छा भाई आ जाए तब बता देना। फिर अपन काम पे लगे, इतनी देर में बहुत शोर मचा, रजनी सर इज कमिंग, रजनी सर इज कमिंग। तो हम लोग बाहर चले गए, स्टूडियो के बाहर उनको रिसीव करने के लिए। और मैंने देखा कि दूर से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है और लोग उसके पैरों पर ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं। और इतना औरा, ऐसा लेजेंड दूर से दिखाई दे रहा था। और वो आए तो उन्होंने कहा हेलो, आई वॉच योर शो। तब तक तो मेरे दिल पर एकदम असर पड़ा हुआ था उनके वो लेजेंडरी होने का। तो फिर कहा कि आई लव योर शो। मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच। देन ही सेड आई एम योर फैन। अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। तो फिर आए अंदर, फिर उन्होंने वो वहाँ पर कहा कि अच्छा ये जो आपने स्टैचू रखा है ना, ये लिबर्टी वाला, इसको यहाँ मत रखो, इसको आप इस तरफ रखो, यहाँ से ऐसे शॉट बनेगा, यहाँ से ऐसे शॉट बनेगा। और पूरा उन्होंने वो रितु जी से बात करते रहे। तो मैंने उनको बताया था ये देखती हैं प्रोडक्शन, यही सब संभाल, तो उनसे बात करते रहे, बताते रहे इसको ऐसे करो, ये वाला कैमरा आप यहाँ करो, लाइटिंग ऐसे करो, बहुत देर तक। फिर कहते हैं कि उन दिनों क्या था कि उनकी और जयललिता की बहुत लड़ाई हुई थी। वो दोनों बगल बगल पोएस गार्डन में रहते थे
और एक दिन ऐसा हुआ था कि जयललिता ये अपने घर से निकले तो सिक्योरिटी ने रोक दिया कि नहीं, चीफ मिनिस्टर भी निकलने वाली, आप नहीं निकल सकते। तो वो किस्सा ये है कि इन्होंने अपनी गाड़ी सड़क पर पार्क कर ली और उसके ऊपर बोनट के ऊपर बैठ के सिगरेट पीने लगे। हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए और जयललिता का घर से निकलना मुश्किल हो गया। तो ऐसे इनके संबंध में मैं जानता था। तो इन्होंने मुझे कहा कि डू यू माइंड इफ आई कम एंड सिट इन द ऑडियंस टुमारो व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग विद जयललिता। मैंने मरवाएंगे साहब, आप मुझे क्या कर रहे हैं। तो देन ही सेड नो नो, आई वाज जोकिंग। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं चाहता हूँ आप आएँ आपकी अदालत में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, अप्रोप्रिएट टाइम पर मैं ज़रूर आऊँगा। मैं अभी भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि रजनीकांत आपकी अदालत में। अरुण जी के बारे में मुझे हमेशा लोग ये पूछते हैं। सब लोग मुझे कहते थे कि अरुण जी आपके दोस्त हैं, 45 साल की आपकी रिलेशनशिप है। वो मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे फिलोसोफर, मेरे गाइड, सब कुछ थे। अब उन्हें आपकी अदालत में बुला के सवाल पूछना। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जो पर्दे के पीछे हुई, जो एक ऐसा सीक्रेट है मैंने कभी शेयर नहीं किया। जब नोटबंदी का सवाल आया, उस समय अरुण जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो जाहिर है उनको मैंने बुलाया आपकी अदालत में, उनसे सवाल पूछे। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो चले गए। नॉर्मली प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो लंच करके या से बैठ के जाते थे, लेकिन वो प्रेशर था काम का बहुत। उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ पंडित जी, फिर बाद में बात करेंगे। ऋतु जी ने मुझे कहा कि यू वर वेरी अनफेयर टू हिम। मैंने अनफेयर मतलब यू वर वेरी हार्श टू हिम। तो मैंने सोचा कि ऋतु जी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर था, ऋतु जी का उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, तो ये इमोशन में ऐसा कह रही हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो जैसा प्रोग्राम करना था ऐसा ही किया। जब प्रोग्राम टेलीकास्ट हुआ तो देश के 2 बहुत बड़े लोगों के मुझे फ़ोन आए। एक ने मुझे कहा कि पंडित जी दोस्त को तो छोड़ देते, ये क्या किया आपने। मुझे दिल में धड़का कि ये मैंने वाकई में। फिर एक और हमारे जो कॉमन फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार आपने अच्छा नहीं किया उनके साथ। मुझे वाकई में, आप सोचिए कि आंख में आंसू आ गए कि मैंने अरुण जी के साथ कुछ अन्याय कर दिया। मैं तो सोच रहा था मैं अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ ईमानदारी से, तो मैंने सोचा मुझे उनके पास जाके सॉरी बोलना चाहिए। शनिवार को टेलीकास्ट हुआ, संडे का दिन था, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं ऑफिस में हूँ। तो मैंने कहा मुझे बात करनी है। अरे भाई मुश्किल दिन है, ज़रूरी है कुछ बात करनी। तो मैंने कहा मैं ज़रूरी बात करनी है। अच्छा आ जाओ। मैं गया, वो उनका जो कॉन्फ्रेंस रूम में, उसमें बहुत फाइनेंस सेक्रेटरी ये वो सब लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। बाहर आए, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर का कमरा, बहुत बड़ा कमरा है, इस कॉर्नर पे उनकी कुर्सी थी। आके वहाँ बैठे, बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा जी आई एम सॉरी, क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मैंने वो आपकी अदालत में मैं आपके साथ हार्श था। हार्श थे? क्या हार्श थे, कौन कह रहा है। मैंने कहा मैं नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन मुझे 2-3 लोगों ने, जो हमारे कॉमन दोस्त हैं, वेलविशर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया, बड़े उल्टी सीधे सवाल पूछे। चलिए भाई हम कोई नूरा कुश्ती लड़ रहे थे। तुम्हारा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। तो ये क्यों ऐसी बातें सोचते हो। तो मैंने कहा मुझे मतलब दिल को शांति मिली है कि आपको बुरा नहीं लगा। भाई मुझे क्या बुरा है, भाई कहते मुझे बुरा लगे मैं तुम्हें कह देता। कौन है कहने वाले, नाम बताओ मुझे। तो मैंने कहा नहीं मैं नाम बताऊँ। नहीं मुझे नाम बताओ कौन है कहने वाले। मैंने कहा चलिए छोड़िए, फिर बाद में बात करेंगे, आप अपना आगे कंटिन्यू करो, मैं जा रहा हूँ। तो मैं आया, दरवाजे तक पहुंचा था, वो लंबा सा कमरा है। तो मुझे बुलाए, अरे सुनो यार इधर आओ, पंडित जी इधर आओ। मैंने कहा मैंने भी तो तुम्हें ठोका था प्रोग्राम में। मैंने भी तो तुम्हें कहा था तुम काला धन लेने वालों के साथ खड़े हो। जो कह रहे होंगे वो उनको तुम्हारे साथ सिंपैथी होनी चाहिए, मेरे साथ नहीं, जाओ। इतने बड़े दिल के मेरे दोस्त थे। कपिल शर्मा के बारे में आप लोग बहुत जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। कपिल शर्मा का शो रिकॉर्ड हुआ उससे पहले एक फ्लाइट में वो मुझे मिले, मेरे बगल की सीट पे बैठे थे। तो मैंने पहचान तो लिया था, मैंने सोचा था इनसे बात करूंगा। तो मैंने देखा कपिल ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपने मुंह पे ढक लिया और आंख बंद करके सो गए, जैसे वो मुझे अवॉइड कर रहे हों। तो मेरी भी नज़र उनके ऊपर थी, आंख टेढ़ी करके देखता रहा। फिर
खाना सर, वो एयर होस्टेस खाना लेकर आई, तो वो खाना खाते खाते हुए अपना हाथ ऐसे रखे हुए थे। तो मैंने उनको पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप कपिल शर्मा है ना, तो मुंह क्यों छुपा रहे हैं? तो कपिल कहने लगे कि सर मुझे डर लग रहा है, आप पता नहीं क्या सवाल पूछ लें। और फिर हम दोनों इस पर हंसे। मैंने कहा मैं सिर्फ सवाल नहीं पूछता, मैं दोस्ती भी करता हूँ। फिर उनसे दोस्ती हुई, पहचान हुई, और फिर वो आपकी अदालत में आया और वो शो कैसा हिट हुआ है तो आपने देखा है। आखिरी बिहाइंड द सीन स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे दिल के बड़ी करीब है, वो एक ऐसी लेजेंड के बारे में है जिन्हें मैं आपकी अदालत में बुलाना चाहता था, लेकिन वो तारीख ही तय नहीं हो पाई। वो है लता मंगेशकर। लता जी से मेरी मुलाकात हुई बाला साहब ठाकरे के घर में। हम दोनों बाला साहब को मिलने गए थे, उनके ड्राइंग रूम में वेट कर रहे थे बाला साहब के आने की। तो लता जी खड़ी हुई, इधर से उधर चलने लगी और कहा कि कैसे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने कहा मैं आपको बहुत मान करता हूँ और बहुत आपका सम्मान करता हूँ, बहुत फ़ैन हूँ आप। मैं एक बात है, मैं बहुत दिन से आपसे कहना चाह रही हूँ, सोच रही कहूँ कि नहीं कहूँ, समझ नहीं आता कैसे कहूँ। मैंने कहा आप बड़ी हैं, आप कुछ भी कहिए। मैं ना आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी फ़ैन हूँ। तो फिर थोड़ी थोड़ी और बात होने लगी। मैंने कहा लता जी मेरे लिए इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है कि आप मुझे कहें, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग से 10 मिनट पहले भी मेरे जान निकली होती है। मुझे लगता है कि आज ये लाइटें बंद हो जाएं, ये छत गिर जाए, आज रिकॉर्डिंग ना हो, कल हो। और जब मेरे पैर कांप रहे होते हैं, जब मेरे कान में आवाज़ पड़ती है ऋतु जी की 10 सेकेंड्स टू गो, 9 टू गो, मेरे थोड़ी सी जान आती है। और जैसे वो कहती हैं कि लाइट कैमरा एक्शन, उसके बाद मुझे क्या हो जाता है, मैं शो कर पाता हूँ, लेकिन बड़ा डर लगता है जी। तो उस समय प्रोग्राम को 16 साल हुए थे। तो मैंने कहा देखो रजत जी, आपको 16 साल हुए ना ये करते हुए, आपको डर लगता है। मुझे गाना गाते गाते 60 साल हो गए। अब भी जब मैं खड़ी होती हूँ माइक के सामने तो मेरे पैर कांप रहे होते हैं, मुझे पसीना आ रहा होता है। चलते चलते मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब लोग मुझे मिलते हैं तो वो ऐसे ही मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं सवाल पूछ लूंगा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप बड़े मुस्कुरा के सवाल पूछते हैं। कोई लोग कहते हैं आप बड़ी मीठी छुरी चलाते हैं। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि सर आप हंसाते बहुत हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि अगर मेरे शो से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, आपको हंसी आए, मज़ा आए, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अमित शाह ने प्रधानमंत्री चुनाव को लेकर एक नई भविष्यवाणी की है। 2024 में मोदी ही जीतेंगे, 2019 से भी ज्यादा सीटों के साथ जीतेंगे। अमित शाह की दूसरी भविष्यवाणी है, राहुल गांधी की पार्टी इससे और नीचे जाएगी। कांग्रेस दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तब राहुल गांधी लेक्चर दे रहे हैं। अभी उनके लेक्चर का एक छोटा सा हिस्सा सामने आया है, उसी पर राहुल गांधी जबरदस्त ट्रोल हो रही हैं। इसी बीच ममता बनर्जी और राहुल गांधी की दोस्ती परमानेंट तरीके से खत्म हो गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 24 के लिए राहुल एकदम अकेले पड़ गए हैं।
ऐसे में सवाल है, क्या इस बार मोदी से मुकाबला 1-on-1 होगा? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अमित शाह का पोस्ट पोल सर्वे क्या कहता है? क्या मोदी लहर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड में चल रही है? मोदी की पार्टी मैराथन मीटिंग कर चुकी है। मोदी के ऑर्डर पर बीजेपी के टॉप लीडर्स मैदान में निकल चुके हैं। मजबूत सीटें, सेफ सीटें, कमजोर सीट, हारने वाली सीट, इनका सर्वे पूरा हो चुका है। 543 सीट को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बाद बीजेपी और संघ के कोर ग्रुप की 4 घंटे लंबी बैठक हुई। इस बेहद गोपनीय मीटिंग में बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष जेपी नड्डा, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठे। संघ की तरफ से मोहन भागवत के डिप्टी दत्तात्रेय होसबोले, पूर्व सर कार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार मौजूद रहे। बीजेपी और संघ ने मिलकर 2024 के लिए मास्टर प्लान बना लिया है और इसका पहला टीजर आज रिलीज भी हो गया। बीजेपी की नजर फिलहाल राहुल गांधी पर है। कांग्रेस जहां जहां कमजोर है, वहां की 100 में से 100 सीट जीतने का प्लान पास हो गया है। जैसे 4 राज्य कांग्रेस के 0 विधायक। दूरबीन लेकर ढूंढेंगे तो भी नागालैंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं मिलेगा। त्रिपुरा के चुनाव में कांग्रेस के बस 3 विधायक बने। नागपुर में आज आरएसएस का कौमुदी पथ संचलन का कार्यक्रम हुआ। नागपुर के शिवाजी स्टेडियम से यह पथ संचलन का कार्यक्रम शुरू हुआ। अलग अलग इलाकों से गुजरता हुआ ये शिवाजी स्टेडियम पर ही जाकर खत्म हुआ। इस दौरान जगह जगह आरएसएस के कार्यकर्ताओं का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। बड़ी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता भी इस पथ संचलन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि यह पथ संचलन साल में एक बार होता है। रात के वक्त संघ के कार्यकर्ता इस पथ संचलन में कदम ताल करते हुए नजर आते हैं। आमतौर पर पथ संचलन दिन में होते हैं। कहां मिला है करोड़ों का कैश? तस्वीरें और डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद। The final destination for the best of Bollywood entertainment, B4U Music. Your gateway to the biggest superstars, entertainment shows and hottest chartbusters. Everything Bollywood. Enjoy the music. Enjoy B4U. खतरनाक मंजर होता है तो जान हथेली पर लेकर जाना होता है। क्या गाड़ी में पकड़ गया? गौ तस्करी का पूरा रहस्य, रक्षक वर्सेस भक्षक, कल शाम 4 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। योगी की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड कौन है? इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस 20 साल के लड़के को हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे और हर होटल में ढूंढ रही है। उसे बचाने के लिए माफिया का पूरा परिवार लगा है। यूपी की पुलिस और अतीक अहमद के बेटे के बीच इस वक्त आंख मिचौली का खेल चल रहा है। यूपी पुलिस को खबर मिली है कि असद वहां मिलेगा, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही असद वहां से गायब हो जाता है। अतीक अहमद का तीसरा बेटा पुलिस को अब तक चकमा कैसे दे पा रहा है? इस वक्त पुलिस असद से कितनी दूरी पर है? असद ने ऐसा क्या किया है कि उसके लिए डायरेक्ट ऑर्डर है, कुछ भी करो, इसे पकड़ो। अतीक बहुत पछताएगा। तीसरे बेटे का
नंबर आएगा। पता चल गया है, नंबर लग गया है, ऑर्डर मिल गया है। एक एक फ्रेम को पुलिस ने देखा है, एक एक फ्रेम को जांचा है, परखा है। माना जा रहा है कि उमेश पाल के मर्डर में शामिल ये अतीक का तीसरे नंबर का बेटा है। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं थी, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने एफआईआर में जैसे ही असद का नाम जोड़ा, ये कंफर्म हो गया कि असद की क्राइम फाइल खुल गई है। हत्या में असद के शामिल होने के पुलिस को सबूत मिल गए हैं, क्योंकि पहले एफआईआर में सिर्फ अतीक का बेटा लिखा था, लेकिन अब एफआईआर में असद का नाम शामिल हो गया है। इसके अलावा सदाकत, अरबाज और साबिर का नाम भी जोड़ा गया है। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमरबंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अतीक ने अपने गुनाहों की वसीयत में पहले भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ का नाम डाला, फिर बड़ा बेटा मोहम्मद उमर और दूसरे बेटे मोहम्मद अली का, और अब तीसरा बेटा मोहम्मद असद का भी नाम शामिल हो गया। असद बाप का पाप धुलने चला था, लेकिन वो भूल गया कि ये योगी सरकार है, जहां पाप से पाप नहीं धुलता, एक एक गुनाह का हिसाब होता है। जिसका जैसा पाप उसका वैसा हिसाब। उमेश पाल मर्डर में पहले नाम ड्राइवर अरबाज का आया, पता मिला और हिसाब हो गया। एनकाउंटर में पुलिस ने इसे ढेर कर दिया। जिसने शरण दी उसके घर को बुलडोजर ने। कर्नाटक के हुबली में आज एक बड़े बिजनेसमैन के घर से बेहिसाब कैश मिला। पुलिस के अधिकारी इस बिजनेसमैन के घर पर रेड मारने के लिए पहुंचे और उसके बाद जब घर की तलाशी ली गई तो पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। घर में नोट ही नोट नजर आ रहे थे। इसके बाद अधिकारियों को बुलाया गया, कैश गिनने वाली मशीन मंगवाई गई। कई घंटों तक कैश की काउंटिंग होती रही। 3 करोड़ रुपए इस व्यापारी के घर से पुलिस को बरामद हुए हैं। अब पुलिस इस मामले में आगे की पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कर्नाटक में ही बीजेपी विधायक के बेटे के घर से 8 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया गया था। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। The final destination for the best of Bollywood entertainment, B4U Music. Your gateway to the biggest superstars, entertainment shows and hottest chartbusters. Everything Bollywood. Enjoy the music. Enjoy B4U. प्रदर्शनकारी जो है वो लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहां पर इस समय फायर कंटिन्यूस किया जा रहा है और वहां से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। 18 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। इंडिया टीवी आपकी आवाज। महाकाल के दरबार में हर दिन लाखों भक्त अपना शीश झुकाते हैं। इसी कड़ी में आज स्टार क्रिकेटर विराट कोहली महाकालेश्वर की चौखट पर माथा टेकने पहुंचे। पत्नी अनुष्का भी साथ में मौजूद थी। विराट अनुष्का भस्म आरती में शामिल हुए और महाकाल का अभिषेक कर आशीर्वाद भी लिया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब विराट आस्था और भक्ति में डूबे नजर आए। इस साल की शुरुआत में वो वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की शरण में पहुंचे थे, उनके प्रवचन सुने और परिवार समेत आशीर्वाद भी लिया। और आज भी महाकाल के दरबार में करीब 1.5 घंटे तक महाकाल की भक्ति में रमे नजर आए विराट कोहली और अनुष्का।
भोलेनाथ की भक्ति में लीन विराट अनुष्का। महाकाल की शरण में विरुष्का की जोड़ी। डेढ़ घंटे तक महाकालेश्वर का जाप। किंग कोहली के नाम से क्रिकेट जगत में विख्यात विराट आज महाकाल के दरबार पहुंचे। पत्नी अनुष्का के साथ महाकाल की चौखट पर घंटों बिताया। भोलेनाथ के आगे शीश नवाया और विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तस्वीरें महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह के बाहर की हैं। नंदी दरबार में विराट कोहली भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आए। पत्नी अनुष्का शर्मा भी महाकाल का जाप कर रही थी। सिर पर पल्लू लिए अनुष्का शर्मा भी भोले की भक्ति में डूबी हुई थी। काफी देर तक विराट अनुष्का महाकाल के सामने हाथ जोड़े मंत्र जाप करते रहे। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद लिया। विराट कोहली रुद्राक्ष की माला और धोती सोला पहने हुए नजर आए। साथ ही मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाया था और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा साड़ी में नजर आई। पारंपरिक लिबास में विराट और अनुष्का ने महाकाल का अभिषेक किया। जिस भस्म आरती में विराट अनुष्का शामिल हुए उसकी पौराणिक मान्यता है। आपको बताते हैं, पौराणिक काल में दूषण नाम के राक्षस ने उज्जैन में तबाही मचाई थी। तब लोगों ने भगवान शंकर से राक्षस के वध की गुहार लगाई। शंकर भगवान ने दूषण का अंत किया और नगरवासियों के आग्रह पर महाकाल के रूप में यहीं बस गए। मान्यता है कि बाबा भोलेनाथ ने दूषण के भस्म से अपना श्रृंगार किया था, इसीलिए आज भी महादेव का भस्म से श्रृंगार किया जाता है। बता दें कि महाकाल का दरबार पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है, लेकिन दिन की शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। रात में तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे करीब जब पट खुलता है, उस समय वो मंदिर में प्रवेश करा था। उसके बाद में भगवान महाकाल की आरती के दर्शन उन्हें करे। आरती का दर्शन लाभ लेने के इंडिया टीवी, आपकी आवाज। Headlines presented by Patanjali Kesh Kanti Advanced Herbal Hair Expert Oil, scientific but effective solution. हाईकोर्ट के आदेश पर खाली कराया गया पंचकुला बॉर्डर। ई टेंडरिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कई इलाके के सरपंच। पुलिस ने आदेश का हवाला देकर टेंट कराया खाली। विरोध में हुई नारेबाजी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। त्रिपुरा में 8 मार्च को माणिक साहा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण। शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें नहीं हो रही कम। 2 दिन और बढ़ाई गई सीबीआई रिमांड। जमानत पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। सिसोदिया बोले, सीबीआई कर रही है परेशान। अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को भेजा गया बाल सुधार गृह। चकिया इलाके में संदिग्ध अवस्था में मिले थे दोनों लड़के। अतीक के पत्नी ने लगाया हिरासत में लेने का आरोप। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए फटाफट 50। रोमांच और रफ्तार, नॉलेज लगातार, टेक्नोलॉजी जो मददगार। हर पल बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम रखेंगे आपको अपडेट। टेक रील्स देखने के लिए लॉग ऑन करें इंडिया टीवी, आपकी आवाज। माफिया अतीक अहमद जेल में है, लेकिन उसके इशारे पर गुर्गे, प्रयागराज और कौशांबी में बेखौफ होकर जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। लाखों करोड़ों की रंगदारी वसूलने का खेल भी जेल की बैरक से चलाया जा रहा है। गैंगस्टर और माफिया की सेटिंग ऐसी है कि जेल से ही रंगदारी, अवैध कब्जे और जराम का हर काम अतीक का गैंग कर रहा है। अगर कोई उसे रंगदारी देने से इनकार करता है तो जेल से ही अतीक मर्डर का ऑर्डर दे देता है। क्या उमेश पाल का मर्डर 1 करोड़ की रंगदारी के लिए हुआ?
देखिए ये रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के गुर्गों का गुरूर मिट्टी में मिलाने का काम लगातार जारी है। बीते एक हफ्ते में अतीक गैंग पर ताबड़तोड़ बुलडोजर प्रहार हुआ है और इसके फाइनेंसर और शूटर की कमर तोड़ दी गई है। रही सही कसर होली के बाद पूरी हो जाएगी, जब बुलडोजर एक्शन उन शूटरों पर शुरू होगा जो 24 तारीख के शूटआउट में डायरेक्ट शामिल थे। देखिए, बुलडोजर तैयार है लेकिन अभी आदेश का इंतजार है। तो कहा यही जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से ये था कि गुड्डू मुस्लिम का जो घर है उसको देख लिया गया है, वहाँ पे बुलडोज़र चल सकता है, लेकिन बहुत पतली सकरी गली में गुड्डू मुस्लिम का घर यहाँ प्रयागराज में चकिया इलाके में है, तो वहाँ बुलडोज़र जाएगा इसकी मुश्किल लगती क्योंकि गली बहुत सकरी है। तो फिलहाल ये सारे बुलडोज़र यहाँ खड़े हैं, बाकी भी जगह जगह प्रयागराज में बुलडोज़र्स खड़े हुए हैं और इंतज़ार है कि किस तरफ इनको रुख करना है। माफिया के बमबाज का नंबर आ गया, गुड्डू बमबाज की तुड़ाई वाली फाइल रेडी, शूटर गुलाम के घर का मिटेगा निशान। प्राधिकरण की लिस्ट में गुड्डू बमबाज का नंबर सबसे ऊपर है। होली के बाद गुड्डू बमबाज के घर पर बुलडोजर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम वही अपराधी है जो 24 तारीख को धूमनगंज शूटआउट में बमों से हमला कर रहा था। वो बैग से बम निकालकर फेंकते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। कई बम उसने उमेश को टारगेट करके फेंके थे, जिसे उमेश की मौत की मुख्य वजह माना जा रहा है। गुड्डू बमबाज के बाद नंबर अतीक गैंग के शार्प शूटर गुलाम मोहम्मद का है। प्राधिकरण ने मकान धराशायी करने का नोटिस थमा दिया है। गुलाम मोहम्मद वही शख्स है जो दुकान में छुपा हुआ था और जैसे ही उमेश पाल अपनी कार से उतरे, गुलाम ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी थी। सीसीटीवी में गुलाम मोहम्मद की तस्वीरें उसके खिलाफ बड़ा सबूत है। 24 तारीख के शूटआउट के बाद से गुलाम मोहम्मद फरार है। उसकी आखिरी लोकेशन देवरिया में मिली है। वो नेपाल भागने की फिराक में है, लेकिन एसआईटी की एक टीम उसके पीछे लगी हुई है। प्रयागराज और बाकी शहरों में अतीक के गुर्गों की जो बेनामी प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट तैयार हो चुकी है। 1 मार्च से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन तब तक चलेगा जब तक अतीक के हर एक शूटर और गुर्गे रास्ते पर नहीं आ जाते। माफियाओं को ठंडा करने के लिए प्रयागराज, कौशाम्बी से लेकर मऊ तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। माफिया के फाइनेंसर, हथियार सप्लायर और शूटर किसी को बख्शने के मूड में नहीं है बाबा। इसकी शुरुआत 1 मार्च को प्रयागराज से हुई थी, जब माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर के घर पर बुलडोजर चला था। इसी घर में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन किराएदार थी। प्रयागराज का ये धूमनगंज है और ये जफर अहमद का घर है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। करीब 200 वर्ग मीटर में बना ये घर, ये कहा जाता है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई के रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ाई गई। 10 मार्च को होगी जमानत पर सुनवाई। कोर्ट में मनीष सिसोदिया का आरोप, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है सीबीआई। एक ही तरह के सवाल रोज पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक से अरविंद केजरीवाल का निशाना, कहा बीजेपी नेता के बेटे के घर से 8 करोड़ रुपए मिले, गिरफ्तार सिसोदिया को कर लिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार दोगुना, राज्य को नई इंजन वाली सरकार की जरूरत। आप विधायक सौरभ भारद्वाज बोले सीबीआई को सबूत और सच्चाई से कोई वास्ता नहीं, वो वही सुन रही है जो केंद्र सरकार कह रही है। मेघालय में 7 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह, कोनराड संगमा बोले पीएम मोदी और गृहमंत्री के समारोह में शामिल होने की उम्मीदें। त्रिपुरा में 8 मार्च को माणिक साहा लेंगे सीएम पद की शपथ, प्रधानमंत्री मोदी समारोह में होंगे शामिल। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, त्रिपुरा को बांटा नहीं जा सकता, जनजातीय लोगों की शिकायतें दूर करेगी नई सरकार। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सालासर बालाजी में मनाया जन्मदिन, जनसभा को करके शक्ति प्रदर्शन किया। वसुंधरा राजे बोली, मैंने जो दीप जलाया है वो आंधी तूफान से बुझने वाला नहीं है, राजस्थान के माथे पर विकास का मुकुट जरूर लगेगा। संजय राउत ने कस्बा सीट की जीत को बताया झांकी, कहा एमवीए महाराष्ट्र में जीत सकती है 200 से ज्यादा विधानसभा और 40 लोकसभा सीट। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद बोला जुतीन ओवैसी, ट्वीट कर कहा अब अपनी इस हार का ठीकरा कांग्रेस किसके सर फोड़ेगी। एमपी विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी की नजर, सीएम केजरीवाल और भगवंत मान 14 मार्च को भोपाल में करेंगे सभा। राष्ट्रपति मुर्मू ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया, स्वच्छ जल सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। पीएम मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और रसद दक्षता में सुधार पर मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 110 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है। हिंद महासागर में
चीन के दबदबे पर बोले नौसेना प्रमुख, कहा हम समुद्री क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने में सक्षम हैं। 8 से 11 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम से करेंगे मुलाकात। भारत के दौरे पर बोले ऑस्ट्रेलिया के पीएम, कहा भारत के साथ संबंध और ज्यादा मजबूत करेंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर में स्वामी कैलाशानंद गिरी की किताब का विमोचन। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा बने चीफ गेस्ट। रजत शर्मा ने स्वामी कैलाशानंद के कामों की तारीफ की, कहा उन्होंने देश के संतों को साथ लाने का काम किया। किताब गंगा की सफाई में इस धरोहर को बचाने में मदद करेगी। तमिलनाडु में बिहार मजदूरों के पिटाई पर सियासत गरमाई। अन्नामलाई बोले डीएमके मंत्री ने उन्हें कहा पानीपुरी वाला। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने मुख्यमंत्री नीतीश से बातचीत की, कहा कुछ लोग भारत की अखंडता के खिलाफ काम कर रहे हैं। उमेश हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 1 करोड़ रंगदारी नहीं देने पर मर्डर। अतीक और उनके गुर्गों के खिलाफ दर्ज कराया था केस। उमेश के परिवार का खुलासा, कहा अतीक खुद फोन करके धमकाता था, डराता था। मऊ में दूसरे दिन भी चला सीएम योगी का बुलडोजर। मुख्तार के बेटे अब्बास का मकान ध्वस्त करने का काम पूरा। दिल्ली आबकारी घोटाले में राघव मुंगुटा को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। तुनिशा मर्डर केस में आरोपी शीजान को जमानत 1 लाख के मुचलके पर रिहा किया गया। राजस्थान में पेपर लीक मामले में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया, कहा उन्होंने मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की। मानहानि का केस दर्ज होने पर बोले सीएम गहलोत, कहा केस आगे बढ़ेगा तो गरीबों का ये राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। वहीं कर्नाटक में कैश कांड पर सियासत तेज। बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। एमएलए मादल विरूपाक्ष को गिरफ्तार करने की मांग। सीएम का अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त बताना झूठ। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारामैया का बयान। कर्नाटक के हुबली में सीसीबी का एक्शन। इंडस्ट्रियलिस्ट रमेश बोंगरी के घर से 3 करोड़ कैश मिला। राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा का उद्घाटन। सीएम योगी बोले 1000 नई बसों को खरीदने के लिए 400 करोड़ रुपए दिए। भोपाल में सीएम शिवराज ने बैंकरों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि ऋण, बैंकों की नई शाखाएं, ऋण योजनाओं की समीक्षा की गई। मध्य प्रदेश रीवा से अलग होकर मऊगंज बनेगा नया जिला। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। उत्तराखंड आदिवासी और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन। सीएम धामी बोले पीएम मोदी के कार्यकाल में कोविंद और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसे सामान्य नागरिक राष्ट्रपति बने। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का कदम। विभिन्न एम्स में भर्ती प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए केंद्रीकृत समिति का गठन किया गया। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डील से 6 लाख से अधिक रोजगार पैदा होंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर करने का विरोध। जिला कलेक्टर के दफ्तर में एआईएमआईएम का प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर 2 गुटों में झड़प। विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हमला। डीएसपी समेत 3 जख्मी। सीतामढ़ी में पुलिस पर हमला करने के मामले में 49 लोग गिरफ्तार। पूरा इलाका छावनी में तब्दील। मुंबई में मनसे नेता पर हमले के आरोप में 2 गिरफ्तार। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में नष्ट की गई अफीम की अवैध खेती। एनसीबी के साथ गुवाहाटी फ्रंटियर के जवानों ने अभियान चलाया। मुंबई पुलिस ने रांची से 2 ठगों को गिरफ्तार किया। बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान के लिए फर्जी लिंक भेजकर ठगी किया करते थे। बीएचयू प्रशासन ने होली नहीं खेलने का आदेश वापस लिया। छात्रों के बवाल के बाद लिया गया वापस। होली पर बैन लगाने पर बीएचयू प्रॉक्टर की सफाई। यूनिवर्सिटी में वो लोग भी आ जाते हैं जिनका यहां से कोई संबंध नहीं है। रांची में विधानसभा में होली मिलन समारोह किया गया। अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के साथ सीएम सोरेन ने मनाई होली। पटना में बीजेपी नेता रविशंकर होली मिलन समारोह में शामिल हुए। फूलों और गुलाल से खेली गई होली। और मुंबई से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की दीवार गिर गई। हादसे में 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये बिल्डिंग किस वजह से गिरी अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो मुंबई की यह बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई के घाटकोपर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की दीवार गिर गई है। हादसे में 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। बिल्डिंग किस वजह से गिरी अभी यह साफ नहीं हो पाया, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस और राहत बचाव की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान क्यों कह रहा है अब सिर्फ मोदी ही बचा सकते हैं, इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट छोटे से ब्रेक के बाद। कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर, कैमरा ऑन कर। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 18 सालों से सच की बेबाक आवाज। इंडिया टीवी, आपकी आवाज।
बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस पर हमला हुआ है, जिसमें डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामले पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दोनों पक्षों में शुरू हुआ विवाद देखते देखते खूनी खेल में बदल गया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, कई लोग घायल हो गए। खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश की। इसी दौरान एक पक्ष के लोग पुलिस पर पथराव करने लगे, जिसमें डीएसपी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रयागराज मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच के मुताबिक उमेश पाल की हत्या जमीन विवाद की वजह से हुई थी। जमीन पर कब्जे की लड़ाई में उमेश का मर्डर हुआ है। प्रयागराज के झलवा इलाके की एक जमीन को लेकर अतीक ने उमेश पाल